तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। इस वीडियो में हम लोग जो यूपी बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2025 में, उसके लिए हिंदी का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे जो क्लास 10th के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बिना टाइम गंवाएं। और आप सब इस तरह के मॉडल पेपर्स और भी हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पूरा सिलेबस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला मॉडल पेपर ये रहा। और देखिए, आप सब जानते हैं कि हिंदी के पेपर में जो सेट 1 है 2024 का है 801 एचए, ये 2024 में पेपर आया हुआ है। और इसमें आप सब जानते हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं और आप सब जानते हैं कि 20 नंबर का विकल्प आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विकल्प ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी शुक्ल युग के हैं, प्रेमचंद जी शुक्ल युग के हैं, रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग का नामकरण हुआ है। तो हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। और इसके बाद में अगला हमारा है दूसरा क्वेश्चन कि पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है। तो आप सब जानते होंगे कि पूस की कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो इस तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। तो सिंदूर की होली एक नाटक है। सबसे पहला तो विधा ही आप लोग याद रखिए कि सिंदूर की होली एक नाटक है और इसके लेखक कौन है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। और जैसा कि जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा जी तो एकांकी के लिए प्रसिद्ध हैं। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि रूस में 25 मास ये यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक कौन है। तो आप सब जानते हैं कि 4 का हमारा डी सही है, राहुल सांकृत्यायन। और जितने भी यात्रा से संबंधित चीज़ें हैं, राहुल सांकृत्यायन जी इसके लेखक अक्सर होते हैं। और राहुल सांकृत्यायन आप सब जानते हैं कि अथातो घुमक्कड़, ये सारी की सारी रचनाएं इन्होंने ही लिखा है। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि माटी हो गई सोना, इसके लेखक कौन है। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। तो रीत काल में आप सब जानते हैं कि प्रेम से संबंधित बहुत सारी रचनाएं लिखी जाती थी। इस वजह से इसको विश्वनाथ मिश्रा जी ने रीत काल को अलंकृत काल भी कहा है, क्योंकि जो श्रृंगार रस है वो सभी रसों का प्रधान रस है और इसमें श्रृंगार रस प्रधान बहुत सारे लेख लिखे गए थे। और रीतिकाल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम वाली रचनाएं लिखी गई थी जो प्रेम पर आधारित थी। इसके बाद में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है। अब देखिए, आप सबको यह बताना है कि इसमें 4 रचनाएं हैं, इसमें से कौन सी रचना देव की नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि भाव विलास ये देव जी की रचना है, भवानी विलास ये भी देव जी की, रस विलास भी, विलास जिसमें लगा रहता है वो देव जी की रचना है। तो कवि प्रिया ये आप सब जान गए कि ये देव जी की रचना नहीं है। दूसरी चीज, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता इसमें से ऐसी है जो भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। सबसे पहला है राष्ट्रीयता की भावना। तो ये बिल्कुल हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। और क्योंकि भारतेंदु युग 1885 के आसपास में शुरू हुआ था और उसी समय हमारे देश में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और अंग्रेजों से संघर्ष जारी था। तो राष्ट्रीयता की भावना भारतेंदु की रचनाओं में खूब देखने को मिलती है। इसके बाद में सामाजिक चेतना का विकास, ये भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सामाजिक चेतना का विकास इन रचनाओं में, भारतेंदु की रचनाओं में खूब दिखाई देता है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी हल्का फुल्का होता था पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता था। और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध ये भारतेंदु की रचनाओं में हुआ है। और हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। आप सब जानते हैं कि इस समय खड़ी बोली के स्थान पर ज़्यादा ब्रज भाषा चल रही थी। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो आप सब जानते होंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया है। हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो 10 का ये सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला, ये तो आप सब जानते होंगे। हाथी जैसी देह है, गैड़ी जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो आप सब जानते हैं कि इसमें हास्य रस है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। और इसके बाद में लिखा है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसके लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप सब जानते हैं इसमें 12 का ये उपमा। आप सब जानते हैं कि उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो, तो मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा।
तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए, क्योंकि मन मानो जनु जानो में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोता हुआ सागर जगह, इसमें उपमा भी है उत्प्रेक्षा भी है, तो आप किसी को भी सही कर सकते हैं। मन मानो जनु जानो ये होने पर उत्प्रेक्षा भी सही हो जाता है और उपमा भी सही होगा, क्योंकि यहाँ सोता हुआ सागर जगह, सोते हुए सागर से तन की तुलना की गई है, हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह, तो इसमें आप उत्प्रेक्षा मार लीजिए। और क्योंकि इसमें मन मानो जनु जानो अगर आ जाए तो आप सब जानते हैं कि उसमें उत्प्रेक्षा हो जाता है। और जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिबर बदन, तो ये आप सब याद किए होंगे, ये सोरठा है, इसमें 13 का ये सही होगा। 14 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुकरण, देखिए अनु हटाने के बाद भी एक अर्थपूर्ण शब्द अगर है तो उसमें समझिए अनु का प्रयोग हुआ है, और जिसमें अनु हटाने पर उसका अर्थहीन हो जाए, वो पूरी तरह से अर्थहीन हो जाए, तो उसमें अनु का प्रयोग समझ लीजिए नहीं हुआ है। तो 14 में देखिए आप लोग, प्रयोग नहीं हुआ है, निम्नलिखित में किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये गलत दिया है, इसमें अनुत्तीर्ण रहेगा, अनुत्तीर्ण में, क्योंकि करण, करण अनु हटाने के बाद भी एक सार्थक शब्द है, अनुशासन में अनु हटाने के बाद भी ये है, यानी कि सार्थक शब्द है, इसलिए इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुवाद, वाद भी एक सार्थक शब्द है अनु हटाने के बाद भी, तो अनुत्तीर्ण इसमें 14 का हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं नीलकंठ सप्तपद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो इसमें 15 का बी बहुब्रीहि समास है, क्योंकि नीलकंठ भगवान शिव जी को कहा जाता है। फिर बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आप सब जानते हैं कि जल, जल का पर्यायवाची आप लिखिए, जल हो गया, नीर हो गया, फिर जल नीर, अम्ब हो गया, इस तरह से। और आप सब जानते हैं कि जल के पर्यायवाची में जब द जोड़ते हैं तब हमारा बादल का पर्यायवाची बनता है, जब धी जोड़ते हैं, जलधि, नीरधि, अम्बुधि, तो हमारा समुद्र का पर्यायवाची बनता है। और आप सब जानते हैं कि जब जा जोड़ते हैं, जलज, नीरज, अम्बुज, तो कमल का पर्यायवाची बनता है, तो आप सब जानते हैं। तो यानी जिसके पीछे द लगा है वो समझ लीजिए बादल का है, तो ये बादल का है, ये बादल का है, ये बादल का है, यही हमारा कमल का हो गया, क्योंकि जल के पर्यायवाची में जब पीछे ज जोड़ते हैं तो वो जल का पर्यायवाची बनता जाता है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि युष्मद तुम सर्वनाम का तृतीय एक वचन रूप क्या है? तो आप सब जानते हैं कि इसमें त्वया, ये हमारा सही हो जाएगा। आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या है? ये सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, ये कैसा वाक्य है? तो आप सब जानते हैं संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें देखिए और इसमें जोड़ा गया है, और जब जुड़ जाए तो समझ लीजिए दो शब्दों को जोड़ा गया, यानी कि संयुक्त वाक्य है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो इस वाक्य का वाच्य क्या है? तो इसमें कर्तवाच्य है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उन्हें ज़्यादा महत्व दिया गया है और उनका नाम आगे लिखा गया है, तो कृतवाच्य है। यदि कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण कर दिया जाता, जैसे शांति का संदेश महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया, तो इसमें कर्मवाच्य हो जाता। तो हम सब जानते हैं इसमें कर्तावाच्य है। और वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्याकरणीय परिचय क्या है? बताइए, यह संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या चीज़ है? तो आप सब जानते हैं कि ये क्रिया विशेषण है। अचानक माने चला गया। अब देखिए चला गया की विशेषता बता रहा है कि वो अचानक चला गया, तो क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कर लिया ऑप्शन वाले। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि आपको लिखित रूप में इसका आंसर लिखना है। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर, देखिए इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, एक का दिया है उसी टाइप का और खा भी दिया है उसी टाइप का। तो आपको का और खा में से किसी एक को ही करना है, या तो इसे कीजिए तो इसे छोड़ दीजिए, अगर इसको कीजिए तो इसको छोड़ दीजिए। और क्या करना है इसमें? तो लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का, गद्यांश माने आपके गद्य खंड का कोई एक अंश दिया गया है, आधारित सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। यानी कि का वाला पढ़िए आप, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये आपके बुक के गद्य खंड के किसी चैप्टर का थोड़ा सा लेकर लिख दिया गया है, और इसको पढ़कर इसी के हिसाब से आपको इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इसको आप कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले इसका प्रश्नोत्तर नंबर इस तरह से आप लोग डाल लेंगे, कॉपी में ऊपर खंड ब लिखेंगे,
जहाँ जहाँ मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। तो खंड ब लिखेंगे और यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 21 का का लिखेंगे। देखिए जहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर आप डालें उसके ऊपर एक लाइन छूटा रहे और इसके जस्ट नीचे का एक लाइन छूटा रहे, तो आपका आंसर सबसे खूबसूरत दिखेगा। और चलिए हम लोग लिखते हैं, तो इसमें हम लोग यहाँ आगे लिख देते हैं क्योंकि हमें पहला वाला क्वेश्चन करना है। पहला वाला देखिए 21 के का पहला क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो पहला ऐसे आगे आप लोग लिख दीजिए नंबर 1। और नंबर 1 क्या है भाई, आप क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब आप सब जानते हैं कि ये जिसने लिखा है उस लेखक का नाम और ये किस पाठ से लिया गया उस पाठ का नाम, ये दो चीज़ें, यानी ये जिस गद्यांश का हिस्सा है उस पाठ का नाम, उस चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम, दो चीज़ें लिखेंगे तो आपका गद्यांश का संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए, जहां आपने प्रश्नोत्तर नंबर डाला है उसके ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन छोटा रहेगा तो अच्छा लगेगा। वैसे आप जैसा भी चाहें वैसा लिख सकते हैं, पर ये जितना अच्छे से लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर आपका आएगा। तो यहाँ पर डालते हैं हम लोग संदर्भ, इस तरह से संदर्भ हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मित्रता नाम के पाठ का है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और मित्रता पाठ के लेखक जो हैं वो आप सब जानते हैं कि ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो चलिए हम लोग इसके बेस पर संदर्भ लिखकर तैयार करते हैं। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश माने यहाँ पर लिखा गया गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखिए हिंदी जब आप लिखिए तो ब्लैक से कर दीजिए कि मित्रता, मित्रता मतलब मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब मित्रता चैप्टर का नाम है इसलिए इसको भी ब्लैक से कर दीजिए। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए आप थोड़ा सा गैप देख लीजिए कि कितना गैप मैंने किया है। इतने गैप पर इस तरह से लिखेंगे जब आप लोग, तो आपका नंबर कटने का चांस सबसे कम रहेगा। तो देखिए जहां पर प्रश्नोत्तर नंबर डालें उसके ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन सादा छोड़ दें, संदर्भ डालें और जिस लाइन में संदर्भ डालें उस लाइन को सादा छोड़ें और इसके बाद आप लोग लिखिए। और आपको पेपर घर से लेकर तो जाना नहीं है, आप पेपर बचा बचा के क्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर लाइन नहीं खींचना है, ना इस तरफ लाइन खींचना है। आप इस तरफ लाइन खींच सकते हैं पर इस तरफ पटरी से लाइन मत खींचिए और एक अंदाजा लगाकर जगह छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़िए और इसके बाद आप लोग बदल कर लिखिए और इस तरह से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए आप लोग हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और व्याख्या हेडिंग डालेंगे तो फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर व्याख्या हेडिंग डालेंगे इस तरह से, इस तरह से व्याख्या हेडिंग डालेंगे। और व्याख्या हेडिंग डालकर देखिए जब कंप्लीट करें तो एक लाइन बीच में जरूर होना चाहिए और फिर व्याख्या हेडिंग डालिए और व्याख्या यहाँ पर दूसरा पॉइंट डाल दीजिए। जैसे देखिए ये पहला हमारा क्वेश्चन था तो यहाँ पर भी पहला डाल दीजिए। आप सॉरी यहाँ पहला मत डालिए, यहाँ पर पहला मत डालिए, यहाँ पर दूसरा डाल दीजिए क्योंकि व्याख्या अलग से दे रहा है ना, तो हम लोग व्याख्या अलग से लिख लेते हैं। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या कैसे करते हैं, तो जो ये चीज़ लिखा है ना इसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपनी भाषा में लिख देंगे, बस वही व्याख्या हो जाएगा। व्याख्या कोई खास नहीं होता इसका, जो गद्यांश होता है इसका। देखिए लिखा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो आप कह दीजिए कि अगर हम बुरे दोस्तों के साथ में रहेंगे, इन सब तरीके से रहेंगे तो भाई इसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिव पड़ेगा। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यानी ये हमारे केवल अच्छे गुणों का नहीं विनाश करता, हमारी बुद्धि का भी विनाश कर देता है, यानी हमारे सोचने समझने की क्षमता का भी विनाश कर देता है। अब इसी बात को घुमा फिरा कर किसी भी तरह से लिख सकते हैं। आप विद्या में देख सकते हैं, विद्या में भी इसी का अर्थ दिया है। देखिए आपके सामने लिखा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है या केवल नीति और सद्वृत्ति, तो इसका आप आंसर यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले सकता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता सदाचार मन की, यानी कि उसी बात को आपको इतना बड़ा बड़ा विद्या में रटने की जरूरत नहीं है। इसी को थोड़ा बहुत बदलाव के साथ अपनी भाषा में बनाकर लिख देंगे तो ये गद्यांश का रेखांकित अंश का हो जाएगा। इसके बाद लिखा है कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो आप यहाँ पर तीसरा आंसर डालेंगे। जब व्याख्या आप लोग लिख लेंगे तो यहाँ पर तीसरा आंसर डालेंगे और लिख देंगे कि कुसंग की तुलना किस चीज़ से की गई है। तो आप लोग इसे पढ़िए ध्यान से। तो कुसंग की तुलना
आपको एक ज्वर से की गई, ज्वर माने बुखार से की गई, यानी कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी कुसंग की तुलना किससे की गई है? ज्वर से, यानी भयंकर बुखार से की गई है, सबसे भयानक होता है, तो एक भयंकर बुखार से की गई है हमारे कुसंग की तुलना। तो इस तरह से आपका ये 23 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, 21 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। और इसके बाद में नीचे वाला देखते हैं अथवा करके। आपको 21 का का करना था या खा करना था? तो अगर आप लोग खा करते हैं तो आप सब जानते हैं कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, तो ये सब आप लोग जानते हैं कि किस चैप्टर से लिया गया है। ये चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, आपके किताब में एक चैप्टर होगा, तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये उसी चैप्टर का है। और इसके लेखक आप लोग जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये तो आपका संदर्भ हो गया। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसी में थोड़ा घुमा फिरा कर लिख देंगे, हो जाएगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? तो उन्हें नीचा दिखाने के लिए। और लिखा इसमें मिल जाएगा आपको कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्र की आंखों में गिर जाएंगे, यानी दूसरों को गिराने के लिए, किसी की नज़र में गिराने के लिए ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है। तो इस तरह से करके आप लोग इसका आंसर लिख देंगे। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का, पद्यांश माने जो कविता वाला खंड है उसका, सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब सबसे पहला का वाला दिया है कि उधो जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हौ को नहीं पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने। तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का वाला कीजिए आप लोग, और चाहे इसी को खा वाला कीजिए। तो आप का और खा में से, दोनों में से किसी एक को करना है। तो चलिए सबसे पहला वाला हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम लोग पहला पढ़ते हैं तो लिखा है कि उधो जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हौ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। इस तरह से लिखा हुआ है। और इसको पढ़कर, इस पूरे को पढ़कर 1 2 3 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। तो किस तरह से आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे? सबसे पहले तो आप प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे। और प्रश्नोत्तर नंबर किस तरह से लिखना है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो मैंने लिख दिया है संदर्भ इसका कि प्रस्तुत पद्यांश पद्य है तो पद्यांश लिखेंगे, अगर गद्य होता तो गद्यांश लिखते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद्य शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। और आप सब जानते हैं कि सूरदास जी ने एक ग्रंथ लिखा था सूरसागर, और सूरसागर से इस खंड को लिया गया है जो आपके यहाँ पर दिया है बुक में। और आपके किताब में जो पाठ है वो पद नाम से पाठ है। और ये पद कहाँ से लिया गया? तो सूरसागर से लिया गया। सूरसागर किसने लिखा? तो सूरदास जी ने लिखा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जितना जरूरी है उतना लिखिए केवल आप लोग। अब देखिए क्या होगा, ये उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आप लोग किस तरह से लिखेंगे वो मैंने आप सबको दिखा दिया। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी व्याख्या कीजिए कि क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो व्याख्या आप हेडिंग डालेंगे और फिर इसका मीनिंग लिख देंगे, इसका अर्थ लिख देंगे। तो आप सब जानते हैं इसका अर्थ क्या होगा। लिखा है कि उधो जाहु तुम ही हम जाने। जो ब्रज की गोपियां है, देखिए कृष्ण भगवान से ये उधो जी उनके मित्र होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई कृष्ण भगवान जी आपको ये गोपियां इतना क्यों चाहती हैं, आप उन्हें समझा नहीं पाते हैं। तो कृष्ण जी ने कहा कि भाई जाओ तुम ही समझा कर चले आओ। अब ये समझाने जब ब्रज में आए तो गोपियां क्या कहती हैं उनसे? गोपियां कहती हैं कि उधो जाओ तुम ही हम जाने। गोपियां कहती हैं कि हे उधो तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं। श्याम तुम ही हो को नहीं पठियो, यानी श्याम ने, यानी कृष्ण भगवान ने तुम्हें नहीं पठाया, भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो, तुम झूठ कह रहे हो कि कृष्ण भगवान ने मुझे भेजा है। लिखा है ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, यानी ब्रज की लड़कियों से, नारियों से तुम योग की बात करते हो, बात कहत न लजानो, और तुम्हें लज्जा भी नहीं आई ये बात कहते हुए। लिखा है बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, तुम तो बड़े पढ़े लिखे लोग लग रहे हो, बड़े लोग लग रहे हो, फिर भी तुम्हारे पास विवेक नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयाने, और इतने पागल हुए फिर रहे हो। लिखा है हमसो कहो लई हम सही के, यानी हमसे तो कह दिए, मतलब ब्रज में हमसे तो कह दिए कि कृष्ण को भूल जाओ, और अपने मन में ये बात बैठा लो कि हम तो सह लिए हैं, पर किसी दूसरे से मत कहना, जिए गुण लेहु सयाने, यानी अपने मन में गुण लो इस चीज को कि दूसरे से मत कहना। लिखा है कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर,
अब तुम मुझे योग सिखाने आए हो, कहाँ मैं हम लोग अबला नारियां हैं और कहाँ तुम दशा दिगंबर यानी कि योग सिखाकर मुझे दिगंबरी करना चाहते हो। मस्ट करो पहचानो और साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। और हम सब सच कह रहे हैं कि तुम अपनी बात जो कह रहे हो ये सब अज्ञानता पूर्ण है, सोच समझ कर कहो और चुप हो जाओ। बूझती बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तब नई कहो मुस्काने। तो इस तरह से वो जब गोपियाँ इस तरह से कहती हैं और श्री कृष्ण भगवान उन्हें भेजे हैं, तो उस समय कृष्ण भगवान वहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं कि भाई अब सिखा लिए उन्हें योग। तो इस तरह से बातें लिखी हैं इसमें, और लिखा है कि पद्यांश में रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको 2 लाइन की व्याख्या करनी थी, तो आप 2 लाइन का व्याख्या समझ गए होगे। हमसो कहा कही लई हम सही के, यानी हमसे तो कह दिया, हमने सह लिया, पर किसी और से मत कहना, ये चीज़ मन में बैठा लो। कहाँ अबला हम, कहाँ दिशा दिगंबर, यानी कहाँ हम लोग अबला नारियां हैं और कहाँ हम लोगों की दशा दिगंबर करने पर तुले हुए योग सिखाने आए हो। मस्ट करो पहचानो, हम लोगों को पहचानो कि हम कैसे हैं। तो इस तरह से इसके रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। और लिखा है ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि जो ब्रज की नारियां हैं वो कह रही हैं कि हमें योग सिखाने चले हो और तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, तो इसका यही तात्पर्य है। तो लिखा है स्पष्ट कीजिए, तो ये भी आप लोग लिख देंगे, और किस तरह से लिखेंगे तो वो भी मैं बता देता हूँ आप सबको। देखिए, आपने पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया यहाँ पर, ऐसे दूसरा डालकर इस दूसरे का आंसर लिख देंगे, इस दूसरे का आंसर डायरेक्ट कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप दूसरा ऐसे डालेंगे और फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे और फिर व्याख्या लिख देंगे, यानी उसका अर्थ लिख देंगे, मीनिंग लिख देंगे। और इसके बाद में जब व्याख्या लिख लेंगे तो फिर तीसरा नंबर इस तरह से डालेंगे, जब व्याख्या कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, तो आप तीसरा हेडिंग डालेंगे और तीसरा हेडिंग में लिख देंगे कि ब्रज नारिन सुजोग कहत हो, इसका अर्थ लिख देंगे आप लोग यहाँ तीसरा नंबर, और प्रश्नोत्तर नंबर ऊपर डला ही है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर अथवा वाला आप लोग देखें तो लिखा है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। आप सब जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है ये, और पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। और इसका भी यानी कि आपको ये लाइन और ये लाइन पूरा पढ़कर और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो अगर ये लाइन पढ़ेंगे तो आप सब जान गए कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की है और पुष्प की अभिलाषा से लिया गया। तो आप लोग संदर्भ भी लिख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसमें जानते हैं कि पुष्प जो है वो अपनी अभिलाषा रख रहा है कि भाई मुझे चाह, ये बिल्कुल चाह नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, यानी किसी लड़की के गले में पड़ूं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, मतलब किसी सम्राट के सौ पर मुझे ना चढ़ाया जाए जहाँ मेरा सम्मान हो, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और किसी मंदिर में किसी देवता के सिर पर ना चढ़ूं, ये भी मेरा शौक नहीं है। और क्या कह रहा है, पुष्प की अभिलाषा क्या है, पुष्प की इच्छा क्या है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक, यानी जिस जिस रास्ते पर बहुत सारे सैनिक अपना जान न्यौछावर करने के लिए जा रहे हो अपने देश पर, तो उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। तो ये इसकी व्याख्या है। और पुष्प बनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है, तो आप लोग पढ़कर ही वैसे समझ सकते हैं कि कौन सी इच्छा प्रकट करता है। तो ये हो गया। अब हम लोग संस्कृत खंड देखते हैं। देखिए, लिखा है नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, केवल 2 चीज़ें करनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है का वाला। तो का है वाराणस्या प्राचीन काल गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योतिम दोधते। तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप सब जानते हैं कि वाराणसी नाम का एक चैप्टर है आपके बुक में, तो उस चैप्टर से ये लिया गया है। तो आप लोग इसका संदर्भ केवल इतना लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नाम के पाठ से लिया गया है, बस इतना ही। इसके कोई लेखक का नाम नहीं लिखना पड़ता, केवल किस चैप्टर का है यही केवल लिखना रहता है इसमें, यानी संस्कृत खंड के, सब में संस्कृत खंड के, क्योंकि संस्कृत खंड का है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, केवल संस्कृत खंड के वाराणसी नाम के पाठ से लिया गया है। तो इस तरह से केवल चैप्टर का नाम लिखना रहता है, बस हो गया इसका संदर्भ। अब हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालकर और फिर इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। आप लोग हिंदी में अनुवाद अगर देखना चाहते हैं तो इसका हिंदी में अनुवाद आप लोग उसमें भी देख सकते हैं, विद्या में भी देख सकते हैं, और मैं भी बता देता हूँ आप सबको। तो लिखा क्या है, वाराणस्य प्राचीन काल गेहे गेहे। तो यहाँ पर आपके सामने है लिखा हुआ है,
वाराणस्या प्राचीन काले गेहे गेहे विद्याम दिव्यम ज्योति दोते। तो इसका अर्थ आपकी विद्या में, विद्या क्वेश्चन बैंक में दिया है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। तो ये हो गया प्राचीन वाराणसी प्राचीन काल गेहे गेहे विद्याम दिव्याम ज्योति दोते। तो इसका अर्थ हो गया, इस तरह से लिखा है अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। तो इस तरह से लिखा हुआ है सारा का सारा। और आपकी विद्या में लिखा है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों की ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में समय। तो इस तरह से लिखा हुआ है सारा का सारा। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप सबको। लिखा है कि वाराणस्या माने वाराणसी में प्राचीन काल से देव गेहे गेहे, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्यायाम दिव्यम ज्योति दोदते यानी घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जला रही है। अधुना अपि आज के समय में भी अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवाहत। अधुना अपि माने आज के समय भी यहाँ पर, अत्र माने यहाँ पर, संस्कृत वाग्धारा सततम माने लगातार, प्रवाहितम माने प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानच्च वर्धयन्ति यानी लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य हैं। मूर्धन्या अनेक मूर्धन्य विद्वान हैं, विद्वांसा। वैदिक वाङ्मस्य, वैदिक वाङ्मस्य माने संस्कृत भाषा को वैदिक वाङ्मस्य कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए, अध्यापने पढ़ाने के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए च इदानी नृत्य यहाँ लगातार आते जाते रहते हैं। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका, अपितु विदेशी भी गिरवाड़ वाक्या, गिरवाड़ वाक्य माने संस्कृत भाषा को गिरवाड़ वाक्य भी कहते हैं। अध्ययनाय, अध्ययनाय माने अध्ययन करने के लिए, अत्र आगच्छति यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या ग्रहणं और निःशुल्क ही विद्या ग्रहण करते हैं। तो ये सारा का सारा हो गया इसका अर्थ। तो अब हम लोग अथवा करके देखिए, आप केवल एक ही करना था, या तो का कीजिए या तो खा कीजिए। तो अगर आप का करते हैं तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया, और खा करेंगे तो आप सब जानते हैं कि ये जो खा वाला है ये एकदा बहवा जना धूमयाम रेलियम, ये प्रबुद्धो ग्रामीण नाम के चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग इसका संदर्भ मान लीजिए लिखना चाहें, मान लीजिए इसको नहीं करना चाहते, इसको करना चाहते हैं, तो किस तरह से लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। तो इस तरह से लिख देंगे। इसका आपको संदर्भ संस्कृत भाषा में नहीं लिखना है, आपको हिंदी में लिखना है। और फिर इसके बाद में इसका अर्थ लिखेंगे और अनुवाद लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, और फिर इसके बाद इसका अनुवाद कर देंगे। एकदा बहवा जना मतलब एक बार एक आदमी, धूमयानम, धूमयानम माने रेलगाड़ी, आरूह्य नगरम प्रति गच्छिता यानी रेलगाड़ी पर बैठकर नगर की ओर जा रहा था। तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन, और उसके बगल में वहीं पर एक नागरिक भी बैठा था। नागरिक माने शहर में रहने वाला आदमी। मौनम स्थेतु तेसु एका नागरिका ग्रामीणान उपहसत अकथयत यानी फिर मौन में बैठे हुए एक ग्रामीण का उपहास करते हुए वो नागरिक बोला, ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञाचा सन्ति, ग्रामीण आज भी पहले जैसे अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेसाम विकास, उनका कोई विकास नहीं हुआ। अभवन न च भवितु शक्नोन, और न ही उनका विकास होगा। तस्याम तादृशम जल्पनम श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत, यह सब सुनकर एक चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, भवान यो किंचित ब्रयूत यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञ च अस्ति, यानी कि इसका मतलब है कि भाई शिक्षित लोग यानी ज्ञानी लोग बहुत सारी जगह पर होते हैं। ये नहीं कहा गया है कि केवल नगरों में ही या बड़े शहरों में ही विद्वान लोग रहते हैं, गांव में भी रहते हैं। इदम अकर्य स नागरिका सर्दपि ग्रीवाम उन्नमयन अकथयत, और इस तरह से कथिमिष्यति परम पूर्व समय विधातव्य। तो इस तरह से संस्कृत में उसने कहा कि भाई एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एक क्वेश्चन आप पूछेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने पर ये लोग बात करने लगे। तो इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा हमारा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पद्यांश का भी आता है इसमें, यानी का कीजिए आप लोग, और या फिर इसका खा वाला क्वेश्चन कीजिए। देखिए खा वाला अथवा करके। तो देखिए सबसे पहला है सार्था प्रवसतो मित्र किस्मिस्तम मित्रम
गृहे सतः अतुरस्य च किं मित्रम किस्मिन् मित्रम मरिष्यतः, यानी विदेश में हमारा मित्र कौन होता है, घर में हमारा मित्र कौन होता है। अतुरस्य च किं मित्रम, रोगी का मित्र कौन होता है और मरने वाले का मित्र कौन होता है। तो इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा। और इसके बाद में अथवा करके यहाँ पर भी लिखा है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, इसका भी अर्थ आप लोग देख सकते हैं। बंधनम मरणम वापि यानी बंधन में मृत्यु हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो। जयो माने जीत हो, वापि पराजया माने या तो हार हो। उभयत्र समो वीरा, जो वीर होते हैं वो हर स्थिति में समान होते हैं। और वीर भाव ही वीरता, यानी वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, यानी वीरता के भाव को ही वीरता कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये बंधनम मरणम वाला हो गया। और इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी आपके सामने देखिए जो खंडकाव्य वाला खंड होता है, खंडकाव्य में देखिए का खा गा घा अंगा ऐसे जा तक का झा तक का आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने रहते, यानी 25 नंबर के अंदर जो का खा गा घा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, इसमें सारे आपको नहीं करने हैं। इसमें केवल आपको कोई एक करना है, का कीजिए या खा कीजिए या गा कीजिए या घा कीजिए। और किसको करना है, तो आपके जिले में जो चीज़ होगा उसको करना है। अब देखिए आपके जिले में क्या है, मुक्तिदूत है कि ज्योति जवाहर है कि अग्रदूत है, अग्रपूजा है, क्या है, इसमें से कौन सा आपके जिले के लिए निर्धारित किया गया है। आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, उस जिले में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि किस जिले के लिए क्या है। देखिए अगर आप लोग आगरा के हैं, बस्ती के हैं, गाजीपुर के, फतेहपुर के, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, बाराबंकी, उन्नाव तक का केवल इतना है जहाँ पर मुक्तिदूत है, यानी मुक्तिदूत आप लोग लिखेंगे अगर इस जिले से हैं तो। कानपुर प्रतापगढ़ के लोग, मिर्जापुर, ललितपुर, रामगढ़, गोंडा, इन सब के लोग ज्योति जवाहर को लिखेंगे। इसके बाद इस तरह से सबका दिया हुआ है। इसमें आपको सिद्धार्थनगर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं सिद्धार्थनगर के लोगों को बता दूं, सिद्धार्थनगर इसमें नहीं है, तो सिद्धार्थनगर के बच्चों को बता दूं कि आपके लिए मुक्तिदूत है, यानी मुक्तिदूत आपका सिद्धार्थनगर के लिए है। यानी अगर आप लोग सिद्धार्थनगर से हैं, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से, तो आपके लिए मुक्तिदूत है। और अगर आप लोग बाकी किसी ज़िले से हैं, जैसे मान लीजिए आप प्रतापगढ़ से हैं, तो आप समझ जाइए ज्योति जवाहर आपको करना है, यानी ज्योति जवाहर ये वाला करना है। कहाँ गया, ज्योति जवाहर खा वाला करना है, खा वाला क्वेश्चन करना है यहाँ पर। अगर आप लोग देखिए यहाँ पर, अगर आप लोग मेरठ के हैं, मेरठ के हैं तो मेरठ के करमवीर भरत के बारे में करना है, करमवीर भरत यानी करमवीर भरत चा वाला क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से आपके ज़िले के लिए जो निर्धारित है, आप अपने ज़िले के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करना है। और देखिए इसमें भी जिसे आप लोग मुक्तिदूत करना चाहते हैं, तो मुक्तिदूत का भी 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा 2 क्वेश्चन है। इसमें से भी किसी एक को ही करना है, या तो पहला कर लीजिए या तो दूसरा कर लीजिए, किसी एक को ही करना है। तो जैसे आप मान लीजिए सिद्धार्थनगर के हैं, तो सिद्धार्थनगर के तो आपको किसको करना है, तो 25 नंबर का क्वेश्चन करना है। और का क्वेश्चन में 1 2 क्वेश्चन है ना, तो इसमें या तो पहला कीजिए या तो दूसरा कीजिए, दोनों में से केवल एक करना है। अब चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, जो बच्चे बहुत ज़्यादा याद करते हैं। लिखा है दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 3-4 लेखक का नाम आया हुआ है और इसमें से किसी एक का लिखना है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। तो आप सब जानते हैं जीवन परिचय किस तरह से याद करेंगे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। पहला चैप्टर अक्सर बहुत ज़्यादा आता है, तो पहला चैप्टर आप लोग याद कीजिए और बाकी आप लोग जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम लोग देखते हैं। देखिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय यहाँ पर मिल जाएगा। जीवन परिचय किस तरह से लिखा है कि जीवन के हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ। देखिए 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, मिर्जापुर में कानूनगो थे। और इनकी माता एक विदुषी महिला थी, विदुषी मतलब विद्वान महिला थी। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इस तरह से सारा का सारा इनका लिखा हुआ है यहाँ पर। और आप लोगों के पास विद्या क्वेश्चन बैंक की ये सारा का सारा कुछ ना कुछ होगा ही, तो उससे आप लोग तैयार कीजिए।
और 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया था, स्वर्गवासी हो गए। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इस तरह से आपको लिखना है, देखिए कितने अच्छे से दे रखा है विद्या क्वेश्चन बैंक में। रचनाएं लिखना है कि शुक्ल जी की ये प्रसिद्ध रचना, निबंधकार निष्पक्ष आलोचक थे और इनकी निबंध है चिंतामणि, जो 2 भागों में है, विचार विधि है, आलोचना इन्होंने लिखा, रसमीमांसा लिखा, त्रिवेणी लिखा, सूरदास इनका रचना है एक, तो हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, तो इनमें से कुछ रचनाएं आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी आप लोग याद कर सकते हैं। फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है कि श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी 1894 में पैदा हुए। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर पैदा हुए थे और 1971 में 77 वर्ष की आयु में मर गए ये। और इसके बाद इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं आप सब देख सकते हैं, नीचे बहुत सारी रचनाएं दी गई हैं, जैसे सतदल है, अश्रुदल है, जो 2 काव्य संग्रह हैं, तो इस तरह से बहुत सारा दिया गया है, झलमल और अंजलि है, तो इस तरह से बहुत सारी रचनाएं हैं। तो 2-3 रचनाएं आप लोग याद कर लीजिए, बहुत है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसको किस तरह से लिखें तो अच्छा रहेगा, तो आप लोग सुन लीजिए। देखिए, सबसे ऊपर आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना है, प्रश्नोत्तर डालने के बाद, प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद ऊपर बड़ा सा काले रंग से लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरह से बड़ा सा लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखना है जीवन परिचय, और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे खूबसूरत सा डिब्बा बनाइए और उसमें जन्म, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम और रचनाएं, ये 4-5 चीज़ें आप लोग यहाँ पर डिब्बे में लिख दीजिए कोष्टक में। इस तरह से एक डिब्बा बनाएंगे आप लोग ब्लैक रंग से, इस तरह से आप लोग पटरी से बना लीजिएगा अच्छे से। और इसमें क्या क्या लिखना है तो आपको यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर लिखे ही हैं, जिस भी लेखक का आप लिख रहे हैं उनका नाम लिखे ही हैं, यहाँ पर लिख देना है आपको। एक तो जन्म लिख देना है, एक जन्म स्थान लिख देना है, जन्म स्थान ये ब्लैक से ही रहेगा। देखिए जितना चीज़ मैं रेड से लिख रहा हूँ वो सब आपको ब्लैक से करना है। यहाँ पर फिर पिता का नाम, यदि माता का नाम आपको पता है तो माता का लिखिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर रचनाएं, मृत्यु लिखिए, मृत्यु, और इसके बाद में रचनाएं, तो इतने सारे ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ पर आप फिर नीले रंग से लिख दीजिए जन्म, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हम सब जानते हैं 1884 में हुआ था, तो 1884 ईस्वी। जन्म स्थान आप सब जानते हैं बस्ती जिले का अगोना, तो अगोना, और कोष्टक में बस्ती लिख देंगे। और पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, इस तरह से लिख देंगे। और मृत्यु 1941। फिर इसके बाद में जो इनकी रचनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे चिंतामणि हो गया, तो इस तरह से कुछ रचनाएं यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, कामा लगाकर 2-3, तो इस तरह से कोष्टक में बना देंगे। और इसके बाद यहाँ पर ब्लैक रंग से, ब्लैक कलर से यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाले। एक तो ब्लैक रंग से यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा है, फिर ये लिखा है, और यहाँ पर ब्लैक रंग से ही जीवन परिचय हेडिंग डालकर फिर आप जीवन परिचय लिख रहे हैं। और जीवन परिचय जब लिख रहे हैं तो उसमें जब जन्म तारीख है ये 1884 जहाँ लिखना है, उसको जो चीज़ यहाँ पर लिखे हैं इन सब चीज़ों को ब्लैक से लिखना है बीच बीच में, यानी नीले रंग से पूरा लिखते जा रहे हैं, पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको ब्लैक से कर दीजिए। अगर इस तरह से लिख देंगे तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। देख लीजिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, सॉरी। तो इस तरह से लिखेंगे आप मोटा सा, और जीवन परिचय लिख कर, और फिर इसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, और इस तरह से मृत्यु तक आप लोग लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद में देखिए इस तरह से आप लोग यहाँ पर भी याद कर लेंगे। और एक कवि का जीवन परिचय भी लिखना रहता है, एक लेखक का, तो आप सब जानते हैं इसका। और फिर 27 नंबर क्वेश्चन की अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए। तो आप सब जानते हैं आपको 3 श्लोक जरूर याद करके जाने हैं। देखिए 2 श्लोक तो आपके पेपर में ही लिखा रहेगा, देखिए अथवा अथवा करके, जब आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए देता है ना, तो अथवा करके 2 क्वेश्चन देता है। देखिए एक यहाँ पर श्लोक लिखा है और एक यहाँ पर श्लोक लिखा है अथवा करके, आप दोनों श्लोक में से किसी एक श्लोक का आपको इसमें आंसर लिखना था, तो आपने यहाँ पर आंसर लिख दिया। अब आपसे 27 नंबर क्वेश्चन पर पूछ रहा है, कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आपको 3 श्लोक याद करके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस 2 श्लोक को याद करके गए थे 27 नंबर क्वेश्चन में लिखने के लिए, वो आपके 24 नंबर क्वेश्चन में ही यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर दे दिया। आप जिन 2 श्लोक को याद करके गए थे, तो
तो आप 27 नंबर में क्या लिखेंगे? 27 नंबर में तो कह रहा है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो इसलिए आपको 3 श्लोक कोई सा भी याद करके चले जाना है और आप लोग 3 श्लोक आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 ही श्लोक का नाम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप सबके पास किताब होगा ही, बुक होगा ही, वहाँ से याद कर लेंगे। 3 श्लोक आपको याद करके जाने हैं एग्जाम में। देखिए, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समोवीरा वीरभाव ही वीरता, एक ये है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये आप सबको याद ही होगा। और हतो व प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा व भोज्यसे, ये महिम, इस तरह से ये वाला भी है। तो आप 3 याद करके जाएंगे। तो इस तरह से 27 नंबर क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा। और इसके बाद में देखते हैं, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो आप पत्र वत्र तो लिखना जानते ही होंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में पत्र आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर आप सबके सामने लिखा हुआ है, देखिए किस तरह से दिया है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर। आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इसे मांगने का अनुरोध करते हुए लिखिए। देखिए आपका जो पत्र है ये 2 पेज में नहीं जाना चाहिए, एक ही पेज में कंप्लीट होना चाहिए। जिस पेज में शुरू है उसी पेज में। और यहाँ पर लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य, और यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं किसी भी इंटर कॉलेज का, मेरठ। और इसके बाद विषय लिखना है थोड़ा सा खिसका कर। देखिए इसी की सिधाई पर नहीं लिखना है विषय को थोड़ा इधर खिसका कर बीच में लिखना है। फिर माननीय महोदय या मतलब महोदय केवल लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना है, मैं वैशाली या ऐसे कुछ भी करके लिख दीजिए कि मैं अपना नाम भी लिख सकते हैं, या कुछ और भी लिख दीजिए, XYZ लिख दीजिए। तो मैं XYZ कक्षा 10 की छात्रा हूँ या छात्र हूँ, मैं आपके माध्यम से विद्यालय के पुस्तकालय हिंदी में, तो इस तरह से बनाकर लिख देंगे किसी भी तरह से कि आपकी जो मांग है। तो हिंदी में लिखना है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस फॉर्मेट सही होना चाहिए। और देखिए दूसरे साइड में भी इस तरह से लिखा है, तो इस तरह से आप लोग पत्र लिख देंगे इसमें। इसके बाद में आप सबका अगला क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी आपको मिल जाएगा विद्या क्वेश्चन बैंक में। इसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में देना है हमें आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर कौन थे? तो कह माने कौन होता है? तो देखिए संस्कृत का आंसर देते समय जो आपको का से शुरू होता दिखाई दे बीच में, उसी का वाले शब्द को हटाकर, जो शब्द का से शुरू होता है उसी शब्द को हटाकर कुछ और लगाना रहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या होता है इसमें। जो चंद्रशेखर का आसीत, तो आप सब जानते हैं चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति च आसीत। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर, आप सब देख सकते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक में यहाँ पर दिया हुआ है नीचे। तो आप सबके सामने है चंद्रशेखर का आसीत, तो लिखा है चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। और देखिए कितना बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो चंद्रशेखर का आसीत इसका आंसर आप सबके सामने है। इसके बाद लिखा है बीरह केन पूजते, तो आप सब जानते हैं बीरह बीरेड़ पूजते। फिर लिखा है वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले स्थित, यानी वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सब जानते हैं इसमें कि वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता अस्ति। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर भी लिख देंगे। फिर लिखा है ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है? तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह संभव है। तो इस तरह से लिख लेंगे आप लोग। देखिए वाराणसी नगरी कस्य कुल नद्या स्थित है, तो गंगाया, देखिए कस्य को हटाकर गंगाया लिख दीजिए बस। वीरा केन पूजित, केन हटाकर वीरेड लिख दीजिए बस। तो जो का से शुरू है, देखिए का से जो शुरू हो रहा है इसी को हटाना है, का से हटाना है। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेड पूजते, यानी इसी को हटाकर वीरेड लिखना है। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले स्थिता, तो कस्या को हटाकर गंगाया लिख दीजिए। वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कुले स्थिता, ये का से शुरू हो रहा है तो यही क्वेश्चन बनाता है इसमें। जैसे इंग्लिश में WH फैमिली होता है कि जिसमें WH अवश्य आता है, जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, इन सब में WH जरूर आता है। और यही सब क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे ही संस्कृत भाषा में का से शुरू होते हैं। कहा माने कौन, केन माने कहाँ, कस्या माने किस, कुत्र माने कहाँ, तो इस तरह से बहुत सारा है। तो ज्ञानम कुत्र संभव, ज्ञान कहाँ संभव है? तो कुत्र को हटाइए और इसकी जगह पर लिख दीजिए सर्वत्र, सर्वत्र संभव है। जल है तो कल है, जल पर आपको एक निबंध लिखना है। तो जल के बारे में जो जो आपके दिमाग में आए
वो सारी चीज़ें लिख दीजिए, हो गया निबंध। निबंध का मतलब आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो जल है तो कल है, तो देखिए शुद्ध जल की कमी होती जा रही है, नदियों में जो प्रदूषक पदार्थ हैं वो बहाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग जल है तो कल है उस पर लिख सकते हैं कि हमें फालतू पानी पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सब इस तरह से बना कर बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं आप। और सबसे पहला हेडिंग आपको डालना है प्रस्तावना, और सबसे लास्ट हेडिंग क्या डालना रहता है, तो सबसे लास्ट हेडिंग आपको डालना रहता है सबसे अंत में आपको डालना रहता है उपसंहार। तो पहला हेडिंग प्रस्तावना और सबसे लास्ट हेडिंग उपसंहार होता है। और आप निबंध कैसे लिखेंगे, तो जो भी चीज़ है, जो भी पॉइंट है, आप निबंध कहाँ तक याद कर पाएंगे। तो जिस चीज़ पर आपको निबंध लिखना है उसके बारे में जितनी बातें आपके दिमाग में है सब लिखते चले जाइए। और जल है तो कल है, तो जल पर तो बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं आप लोग कि अधिकतर जल हमारा ग्लेशियर पर जमा हुआ है और धरती का ताप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ग्लेशियर का बर्फ पिघलकर समुद्र का स्तर ऊंचा उठाता है, और समुद्र का स्तर जैसे जैसे ऊंचा उठता है तो हमारी जो धरती है वो समुद्र का हिस्सा होते चली जाती है। तो इस तरह से, और जल अधिकतर प्रदूषित होता जा रहा है क्योंकि नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि जितने भी जो कंपनियां हैं, बहुत सारे फैक्ट्रियां चलती हैं, उन सब के सारे प्रदूषण नदी में ही जाते हैं। तो इस तरह से, और सरकार अभियान भी चला रहा है पर बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से बहुत सारी बातें आप लोग लिख सकते हैं बनाकर। इसमें लिखा है मेरे सपनों का भारत, तो मेरे सपनों का भारत, आप भारत को कैसा देखना चाहते हैं, बनाकर लिख दीजिए कि किस तरह से आप भारत को देखना चाहते हैं। सड़क सुरक्षा है, सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता देखिए आप सारी राजनीतिक पार्टियों के बारे में लिख सकते हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां किस तरह से सांप्रदायिकता की भावना भड़का कर और इसके बाद में अपना वोट बैंक बनाती हैं। तो ये सब बातें सारी की सारी लिख सकते हैं। जीवन में कंप्यूटर का महत्व आप लोग लिख सकते हैं कि कंप्यूटर की शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। तो इस तरह से बहुत सारी बातें लिख सकते हैं आप। हेडिंग ध्यान रखिए, और आप विद्या में देख भी सकते हैं, विद्या क्वेश्चन बैंक में हो गया और राजीव वाले में हो गया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक है जिसमें देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से हेडिंग डालेंगे। आपको केवल हेडिंग महत्व रखता है, आपको हेडिंग क्या डालना है उसको ध्यान में रखिए, और इसके बाद कुछ भी बनाकर आपके दिमाग में जो भी चीज़ उस समय आए वो लिख दीजिए, ये सब सही रहेगा। तो इस तरह से एक मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर लिए।